जय हिंद दोस्तों, मूडीज़ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम यहाँ पे सी टेट मैथ पेडागॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे हैं। हम इसके पहले 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये सी टेट मैथ पेडागॉजी का वीडियो नंबर 9 है, जिसमें हम देखेंगे कि हमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसे थे। हम इसके पहले जो 8 वीडियो अपलोड किए हैं आप उनको जाइए और देखिए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आप जितना मैथ के प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 4.004 और 6.121 के योगफल में से 2.027 और 4.450 के योगफल को घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम होगा। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या करना है। ये देखिए 4.004 और 6.121 के योगफल में से, तो ठीक है, पहले इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो क्या आपको प्राप्त होगा 4.004 और क्या है 6.121, तो कितना हो गया 5 2 और ये कितना, ये 1 है, 1.6410, कितना आ गया 10 पॉइंट कितना आ गया 10.125। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 10.125। ठीक है, योगफल में से 2.027 और 4.450 के योगफल को घटाया जाए। अब इन दोनों का योगफल कितना आएगा, तो कितना आ गया इन दोनों का योगफल 7 5 2 7 7 और 4 और 4 2 6। इन दोनों का फिर कितना आ गया। अब फिर क्या होता है घटाया जाए, तो इन दोनों को आप घटा दीजिए, किसको 10.125 और 6.477, इनको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए ये 15 में 17 गए, कितना गए 8, सिलाइए 1, फिर 12 पे 8 गए 4, हाँ सिलाइए 1, फिर 11 पे 5 गए 6 पॉइंट सिलाइए 1, और 10 में 7 गए 3, तो 3.648 आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं हैं। घटते हुए क्रम में कौन सी संख्याएं लिखी गई हैं। देखिए घटते क्रम में क्या होता है कि घटते क्रम में सबसे पहले हम कौन सी संख्याओं को लिखते हैं, जो सबसे घटते क्रम में क्या होती है, जो सबसे बड़ी होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो इसमें कौन सी संख्या है सबसे बड़ी 443, ठीक है, फिर 343, ठीक है, 424 419 408 401, तो आपको पहला नंबर ऑप्शन ही मिल गया। घटते क्रम है, घटते क्रम में क्या होता है, मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो यार इसका क्या होता है, ये सिंबल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत में कितनी सममित रेखा या रेखाएं हैं। एक आयत में कितनी सममित रेखा या रेखाएं हैं। चलिए देखते हैं, एक आयत बनाते हैं, हम एक आयत बनाते हैं, एक आयत बना लिया, इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं। ठीक है, सममित रेखाएं का मतलब होता है कि वो आयत को कितने दो बराबर भागों में बांटा है। तो देखिए एक सममित रेखा ये हो गई अपनी, जो इसके बीच से काटती है, और एक सममित रेखा आपकी ये हो गई जो इसको बीच से काट रही है। ठीक है, तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं, 1 और 2, टोटल कितनी सममित रेखाएं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को एक अंक की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की एक संख्या और 5 अंकों की एक संख्या को जोड़ने के लिए कहा। उनमें से उसे यह भी कहा कि उपरोक्त संख्याओं में से केवल एक अंक एक का ही उपयोग करना है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन क्या है, बहुत ही सिंपल है। क्या बोलता है, एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को एक अंक की एक संख्या, एक अंक की एक संख्या पहले हम लिखते हैं। ठीक है,
केवल एक अंक की एक संख्या क्या हो गई, एक अंक की एक संख्या क्या हो गई, एक हो गई। ठीक है, फिर क्या बोलता है, दो अंकों की, फिर क्या बोलता है, दो अंकों की एक संख्या। तो दो अंकों की एक संख्या कितनी होगी, दो अंकों की एक संख्या मतलब कितनी बार हो जाएगी, दो हो जाएगा। फिर क्या बोलता है, तीन अंकों की एक संख्या, तीन अंकों की एक संख्या, तीन अंकों की एक संख्या। देखिए हम वन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल अंक एक का ही प्रयोग करना है, इसीलिए हम तीनों में क्या ले रहे हैं, सिर्फ एक ही अंक ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या बोला है, चार अंकों की एक संख्या, फिर क्या लिखते हैं, चार अंकों की एक संख्या। ठीक है, फिर पाँच अंकों की संख्या, फिर पाँच अंकों की एक संख्या। ये सब क्या वन वन है, ये सब क्या है, वन वन है। ठीक है, पाँच अंकों की संख्या को जोड़ने के लिए कहा गया। तो ये सभी संख्याएं जो हमको मिली हैं, इन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो फिर उससे हमसे अभिष्ट योगफल क्या प्राप्त होगा, चलिए हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे हम इनको जोड़ते हैं। देखिए एक अंक की संख्या क्या थी, एक थी, एक थी। फिर क्या थी, प्लस दो अंकों की दो थी, ये क्या हो गया, 11 हो गया। प्लस तीन अंकों की क्या थी, तीन थी। प्लस चार अंकों की क्या थी, चार बार वन तीन था। फिर पाँच अंकों क्या था, पाँच बार एक था, एक दो तीन चार पाँच। अब इन सबको क्या करना, जोड़ देना। तो ठीक है, पाँच तो जोड़ दीजिए, तो क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच आ गया। फिर चार मतलब एक दो तीन चार, चार आ गया। फिर तीन वाला जोड़े, तीन एक दो तीन, तीन आ गया। फिर ये दो वाला, तो दो, फिर कितना आ जाएगा, दो और एक, कितना आ गया, वन टू थ्री फोर फाइव। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मध्यावकाश के समय राधा की चार सखियों ने देखा कि वह कोई चपातियाँ नहीं लाई है, इसलिए उसकी तीन सखियों में से प्रत्येक ने उसे एक चौथाई चपाती और शेष सखी ने आधी चपाती उसे दी। उसके पास कितनी चपाती होगी। देखिए क्या है, जब भोजन का समय हुआ तो राधा की चार सखियाँ थी। ठीक है, और राधा क्या था, खाना नहीं ले गई थी, तो इसलिए उसकी तीन सखियों ने उसे क्या दिया, थोड़ा थोड़ा भोजन दिया। तो उसमें क्या हुआ कि एक चौथाई चपाती। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो राधा की चार सखियों द्वारा राधा को दी गई चपाती क्या हो जाएंगी, एक बटे चार प्लस, फिर क्या बोला, चार सखियों द्वारा चपाती दी गई, तीन सखियों से प्रत्येक ने एक एक चौथाई दिया, तीन सखियाँ एक चौथाई दिया, तो एक बटे चार प्लस एक बटे चार प्लस, और शेष सखी ने आधी चपाती उसे दी, मतलब जो एक और बच गई सखी उसने कितना आधे दी, मतलब कितना था, एक बटे दो दी। ठीक है, एक बटे दो दी। अब सभी को क्या करिए, सभी को आप हल कर लीजिए। तो इसका क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे, वन प्लस वन प्लस दो दो चार, तो दो आ गया। तो कितना आ गया, दो तीन चार पाँच, तो पाँच बटे चार। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चार अंकों की एक संख्या, चार अंकों की एक संख्या 3 4 6 5 में पहले और चौथे स्थानों के अंकों को आपस में बदला गया और दूसरे और तीसरे स्थानों को आपस में बदला गया। इस प्रकार नई संख्या प्राप्त हुई। नई और पुरानी संख्या का योगफल क्या होगा। देखिए पहले एक संख्या क्या है अपनी, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक अपनी संख्या दी गई है 3 4 6 5। ठीक है, तो अब 3 4 6 5 में क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है, पहले और चौथे तथा दूसरे और तीसरे अंक को आपस बदलें। ठीक है, पहले और चौथे और दूसरे और तीसरे। ठीक है, पहले और चौथे बोल तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और इधर 5 और इधर 3। फिर 4 6 बोल दो तो इधर क्या आ जाएगा, 6 और इधर आ जाएगा 4।
ठीक है, क्या दिया गया 4 और 6। फिर क्या बोला है कि अब इनको क्या करना है, जोड़ देना है। तो नई और पुरानी संख्या को का योगफल क्या करना है, तो अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 5 3 8। 8 किस में है, तो ऑप्शन होगा नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, बस ये 2 6 4 10 0, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक घन की एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है, एक घन है जिसकी एक फलक का परिमाप क्या है 40 सेंटीमीटर है। इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल सेंटीमीटर में क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये कोई एक घन हो गया, ये कोई घन हो गया, ठीक है। इसके क्या बोला है, एक फलक का, इसमें क्या बोला है, एक फलक का परिमाप, मतलब एक फल, ये क्या है, ये एक फलक ये हो गया और एक फलक ये हो गया, तो कितने फलक हो गए, 2 फलक हो गए। तो एक फलक का परिमाप कितना है 40, मतलब एक फलक हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक फलक कितना हो गया, परिमाप 40 है। तो एक फलक किस तरह दिख रहा है, ये वर्ग की तरह दिख रहा है, तो क्या होगा, ये वर्ग का परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, आपको पता होगा, वर्ग का परिमाप कितना हो गया है, ये 40 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो देखिए जब ये वर्ग का परिमाप कितना आ गया 40 आ गया, तो इसमें क्या होगा, इनमें सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल सेंटीमीटर में क्या होगा। देखिए लंबाई पूछा है, तो हमें क्या भुजा निकालना पड़ेगी, मतलब इसकी क्या एक भुजा प्राप्त करनी पड़ेगी, ठीक है। तो घन की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, कितनी, इसमें 4 भुजाएं हैं, तो परिमाप कितना 40/4, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या होता है, घन की भुजाओं की संख्या कितनी होती है, इसमें क्या पूछा है कि सभी किनारों की लंबाई का योगफल। तो घन की भुजाएं कितनी होती हैं, टोटल 12 घन की भुजाएं होती हैं। एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं। तो घन के सभी किनारों की लंबाई का योगफल कितना होगा, एक भुजा की लंबाई कितनी मिलेगी 10। अब हम चूंकि कितने निकालना है, 12 की निकालना है, तो 10 गुणे 12 गुणे 10 कितना हो गया टोटल 120, ठीक है। ये आपका क्या होगा 120 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 सही 1/3 समकोण का मान बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो 3 सही 1/3 का क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/3 को आप लिख सकते हैं, 3 का 9 1 10/3 लिख सकते हैं। और फिर क्या बोल रहा है, समकोण का मान, समकोण मतलब 90 डिग्री का मान, तो 30 × 90 तो कितना आ गया 300। अब क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राहुल ने 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे और पदार्थ को 75 ml माप वाली बोतलों में स्थानांतरित किया। वह इससे ऐसी कितनी बोतलों को भर सकता है। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि राहुल के पास एक डिटर्जेंट जो है उसकी धारिता पूछा है। धारिता पहले कितनी 25 लीटर की है, ठीक है। तो उसने क्या है, राहुल ने 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव डिटर्जेंट खरीदे। तो मतलब 25 लीटर वाले 3 खरीदे तो कितना हो गया, 25 लीटर वाले 3 खरीदे तो कितना हो गया 25 × 75, टोटल कितना हो गया 75 लीटर हो गया। याद रखिएगा 75 लीटर हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, खरीदे और पदार्थ को 750 ml माप वाली बोतल से स्थानांतरित किया, ठीक है। कितना 750 ml वाली, तो ये 75 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ml में पूछा लिया तो हम इसको ml में बदल लेंगे। तो 75 लीटर क्या लिख सकते हैं 75,000 ml लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिलीलीटर और कितना होता है 1000 लीटर, ठीक है, 1000 लीटर होता है। तो ये क्या हो गया 75,000 मिलीलीटर हो गया। तो क्या बोलता है 750 मिलीलीटर माप वाली बोतल में स्थानांतरित किया है। तो मतलब कितनी छोटी बोतल है 750 रुपये वाली, कितनी छोटी बोतलें हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल कितना द्रव है 75,000 मिलीलीटर, और किस बोतल से उसको भरना है 750 ml से, तो इसका भाग दे दीजिए 750, तो कितना आ गया 100, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो कितना आवश्यक बोतलों की संख्या कितनी होगी 100, मतलब वो क्या पूछा था कि बोतलों की कितनी संख्या है।
तो इसमें ऐसी कितनी बोतलों भर सकते हैं, तो हम कितना भर सकते हैं, हम इसे 100 बोतल भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बढ़ई को 12 मीटर लंबे एक फट्टे को 10 बराबर भागों में काटना है। यदि एक बार काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है तो इस फट्टे को 10 समान टुकड़ों में प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। सीधा आपको ये कि एक क्या ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए या लकड़ी ले लीजिए या कुछ भी चीज़ ले लीजिए जिसको आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 12 मीटर लंबे एक फट्टा लीजिए आप, ठीक है, आप जिसमें बैठते हैं, चादर लीजिए, उसको 10 बराबर भागों में काटना है। और क्या बोला, एक बार काटने में 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो देखिए किसी चीज़ को आपको 10 टुकड़े करना है, ठीक है, तो आप जो उसको काटना चालू करेंगे तो एक बार उसको काटेंगे तो उसके कितने टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े होंगे। तो इसी प्रकार जब उसे काटते जाएंगे तो जब 10 बराबर भागों में बांटना होगा तो मतलब उसको कितने बार काटना पड़ेगा, 9 बार काटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 9 बार काटेंगे तो ऑलरेडी एक भाग आपका आगे बच जाएगा, कितना, तो 9 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, तो कितना बार काटना पड़ेगा उसको, 9 बार काटना पड़ेगा। मतलब 10 बराबर भागों में काटने के लिए उसको कितनी बार काटना पड़ेगा, 9 बार काटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, और एक 9 बार काटना पड़ेगा, ये तो आपको पता चल गया। तो एक बार काटने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट 15 सेकंड, ठीक है। तो 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है कितना, एक बार काटने में, ठीक है। तो मान तो 9 बार काटना है हमको, तो इस क्या हो जाएगा, 2 गुणे 9 प्लस 15 गुणे 9, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 15 नए 135। ये 35 क्या है, सेकंड है। एक तो 135 को आप सेकंड में किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, 60 सेकंड का 1 मिनट, तो 60 दूनी 120, 120 में कितना हो गया, 2 मिनट हो गया। 120 में कितना हो गया, 120 में कितना हो गया, 2 मिनट हो गया, ठीक है। जब 2 मिनट हो गए तो अब कितना बचा, ये 18 मिनट था, तो 18 दो 20 मिनट हो गया, और ये 15 सेकंड था इसका बच गया, तो 15 सेकंड कितना हो गया इसका, तो 20 मिनट और 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक फल विक्रेता फलों को नीचे दी गई मूल्य सूची से बेच रहा है। तो जैन ने 2 किलोग्राम आम, 500 ग्राम संतरा, 500 ग्राम सेब और 2 नारियल खरीदी। देखिए यहाँ आम, संतरा, नारियल, सेब सबका क्या दिया हुआ है, सबका आपको दिया क्या है, मूल्य दिया गया है, आपको सबका कॉस्ट प्राइस दिया गया है, ठीक है। तो उसे ये सब जैन को ये सब खरीदने में कितने रुपए देने पड़ेंगे। चलिए सीधा सिंपल सवाल है, मैं नीचे सॉल्व करता हूँ, या इस सब का मूल्य आपको याद रखना है, ठीक है। नीचे सॉल्व करता हूँ, क्या कहता है क्वेश्चन कि जैन ने 2 किलो आम खरीदे, ठीक है, 2 किलो आम खरीदे थे जैन ने, तो 2 किलो आम कितने के आए थे, 1 किलोग्राम आम का मूल्य कितना था, 1 किलोग्राम आम का मूल्य कितना था, 100 रुपये था। तो इसी प्रकार 2 किलोग्राम आम का मूल्य कितना होगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर जैन ने 500 ग्राम संतरा खरीदा, कितना, 500 ग्राम, तो 500 ग्राम संतरा कितने का था, हम संतरा 160 रुपये का था, 160 रुपये पर किलोग्राम था। तो लेकिन उसने कितने के लिया है, 500 ग्राम लिया है, तो 500 ग्राम का मतलब कितना, आधा हुआ, तो आधा मतलब कितना हो जाएगा, ये आधा इधर मतलब कितने का हो गया, 80 का हो गया। फिर क्या लिया उसने, 2 नारियल खरीदी और 500 ग्राम सेव लिया, तो 500 ग्राम सेव लिया, तो सेव का वैल्यू पहले कितना था, किलो में दिया होता है 250 रुपये, 250 रुपये किलो था। तो ये चूँकि 500 ग्राम लेना है तो 500 ग्राम कितना, इसका आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 125 हो गया। और इसी प्रकार के 2 नारियल, तो एक नारियल का मूल्य कितना था, 40, तो 2 नारियल का मूल्य कितना हो गया, 80। सभी को जोड़ दीजिए आप, 280, 125 और 80, जब 280, 125, 80 जोड़ कितना आ जाएगा, 485। आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पैटर्न 21, 41, 31, 21, 41, 31, 51, 41, 61 में लुप्त संख्या क्या है।
देखिए इसमें कितने कितने का अंतर आ रहा है, इसमें कैसे पैटर्न बना है, 21 10 41, 31 31 10 41, 41 10 51, यहाँ पे क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या था 41 10 51, 51 10 61 और 61 10 71। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रूपक ने कुछ बीजों को अपने बगीचे में बोया और इन बीजों से पौधे बनने के विकास के दिनों की संख्या के अनुसार चार्ट में दर्शाया गया। ठीक है, दिनों की संख्या दी हुई है क्या आपको, ये दिन हो गए आपके, और क्या पौधों की लंबाई हो गई। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किन 3 दिनों की अवधियों में पौधों की वृद्धि क्रम से अधिकतम और न्यूनतम थी। देखिए 0 से 3 दिन के बीच में कितना बढ़ा हो, 0 से 1.4। ठीक है, और 3 से 6 के बीच में कितना बढ़ा, 5.3, 1.4 से 5.3। तो यही हमको ज्ञात करना है कि अधिकतम किस दिन बढ़ा और न्यूनतम किस दिन बढ़ा। ठीक है, चलिए इसके लिए हम नीचे चलते हैं या यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको क्या है, 0 से 3 के बीच में कितना है, 0 से 3 के बीच में आपको कितना दिया गया है। देखिए 0 से 3 के बीच में आप क्या है, 0.0 से 1.4 कितना आ गया, 1.4 आ गया। ठीक है, फिर 3 से 6 के बीच में कितना है, 3 से 6 के बीच में कितना है, आप इन दोनों को घटाइए, 5.3 से 1.4 घटे कितना आ जाएगा, 5.3 से 1.4 कितना आएगा, 13 में 4 गए, 3 4 गए 9, चलाइए 5 में 2 गए 3, तो 3.9 कितना आ गया, 3.9। ठीक है, फिर ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप वैल्यू याद रखिएगा। तो 0 से 3 के बीच कितना हम सॉल्व किया था, 0 से 3 के बीच में कितनी लंबाई में वृद्धि हुई, 1.4। फिर हम कितने लाएंगे, 3 से 6 दिन के बीच में निकालेंगे। तो 3 से 6 दिन कितना था, 5.3 से 1.4, मतलब 1.4 से 5.3 बढ़ा, तो इन दो घटाएंगे कितना आया था, 3.9। फिर हम कितने किए थे इसको, 6 से 9 दिनों के बीच में, 6 से 9 दिनों के बीच में कितना हुआ था, 6 से 9 दिनों के बीच में कितना हुआ था, मान लीजिए तो कितना होता, 5.3 से 9.5 तक गया, तो ये 9.5 क्या हो जाएगा, ये 9.5 माइनस 5.3, तो कितना आ जाएगा, 5 में 3 गए 2, हाँ सिलाइए, और 9 में 6 गए, 9 में 5 गए 4। ठीक है, ये 6 से 9 के बीच की हो गई। अब 9 से 12 दिन के बीच में कितनी लंबाई बढ़ी, उसकी कितनी लंबाई बढ़ी, कितना था, 9 से 12 नहीं, अभी 9 से 12 के बीच में कितनी बढ़ी, इसके 10.3 था, कितना 10.3 कितना हो, कितने से कितना हो गया, 9.5 से, तो इसका कितना आ गया, 0.8 आ गया। और फिर क्या था, फिर 12 से लेके 15 के बीच में कितना बढ़ा, 12 से लेके 15 के बीच में, अगर क्वेश्चन में सब ऊपर वैल्यू दी है, आप उसको क्वेश्चन वैल्यू को लिखिए और फिर नीचे में नोट करिए। तो देखिए 12 से 15 के बीच में कितना था, 12 से 15 के बीच में 10.9 से 10.3 था, कितना बढ़ा, मतलब कितना 0.6। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, अधिकतम और न्यूनतम। देखिए हम ऊपर देखते हैं, यहाँ क्या पूछा है कि अधिकतम और न्यूनतम क्या थी। तो ठीक है, देखिए 0 से 3 के बीच में कितने अधिकतम 1.4 बढ़ा, फिर 0 से 3 से 6 के बीच में 3.9 बढ़ा, फिर 3 से 6 से 9 के बीच में 4.2 बढ़ा, फिर 9 से 12 के बीच में 0.8 बढ़ा, कितना 0.8 बढ़ा, और 12 से 15 के बीच में कितना बढ़ा, 0.6 बढ़ा। तो अधिकतम कब बढ़ा, अधिकतम बढ़ा 4.2 मतलब किस में आया था, 6 से 9 के बीच में, 6 से 9 के बीच में, और सबसे कम किस में बढ़ा, 0.6 में, किस में बढ़ा, 12 से 15 के बीच में। तो 6 से 9 और 12 से 15 आपका राइट आंसर होगा, 6 से 9 12 से 15 कितना हो गया, ये राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन लेंदी है क्योंकि आपको सभी को
ऊपर से नीचे से ऊपर को घटाना है। कैसे, मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे 0 से 3 कितना बढ़ा, देखिए 0 से 3 कितना बढ़ा, मतलब 1.4 से, मतलब 0 से 1.4 बढ़ा, कितना बढ़ा 1.4 बढ़ा। फिर 3 से 6 के बीच में कितना बढ़ा, मतलब 1.4 से कितना हो गया 3.5 हो गया, मतलब कितना बढ़ा, वो बढ़ा 3.9 सेंटीमीटर बढ़ा। फिर इसी प्रकार 6 से 9 के बीच में कितना बढ़ा, 5.3 से 9.5 हो गया। पौधे की लंबाई कितनी हो गई, 9.5 हो गई। तो इसी प्रकार के हमको सभी को घटाना है और फिर देखना है कि कौन से दिनों में सबसे लंबा, सबसे अधिकतम बढ़ा और कौन से दिनों में सबसे कम बढ़ा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 101.01 गुणे 0.001 का मान क्या है। चलिए सीधा सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको लिखते हैं नीचे 101.01 हम नीचे ला लेते हैं, 0 गुणे 1/1000। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आप इसको तो क्या आ जाएगा 10101 बटे 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ गया। अब ऊपर 5 का दशमलव लगा दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा आपका ये 5 का दशमलव किस में, ऑप्शन नंबर 3 में, 1 2 3 4 5, आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहाँ से आपके थ्योरेटिकल सवाल आ गए, कुछ थ्योरेटिकल सवाल देखते हैं। कि बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम किसमें अवधान मिला, बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम किसमें अवधान मिला, इसकी सीधा आपको याद रखना है। बोध रहित अधिगम में सर्वप्रथम किसे अवधान मिला, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आपको हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम किसने उदाहरण दी थी, यशपाल समिति 1993 में दी थी। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। मतलब इसका उद्देश्य क्या था, सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना और सभी युवा छात्रों में बोझ रहित पढ़ाई को कम करने के तरीकों की सलाह देना था। यशपाल समिति का मतलब बोझ रहित अधिगम मतलब क्या होता है कि आप बिना बोझ ले क्या करें, पढ़ाई करें। तो यशपाल समिति का ही उद्देश्य था कि बच्चे किसी भी तरह का बोझ न लें और अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के रूप स्तर के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम होंगे। तो देखिए वैन हेले का आपसे एक ना क्वेश्चन पूछता है और ये इसकी क्या है, इसका अनौपचारिकता का नियम है। किसका है, अनौपचारिकता का नियम है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना। वैन हेले ज्यामितिक जब भी चिंतन के बारे में बात करता है तो उसमें क्या रहता है, अनौपचारिक निगमन रहता है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों के अनौपचारिक निगमन में वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चा आकृति के बीच संबंध बताना शुरू कर देता है। इसके द्वारा क्या होता है कि वह आकृतियों को देख के और उनके भी संबंध बताना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक स्तर की गणितीय पाठ्यचर्या में सबसे अधिक बल दिया गया है। ठीक है, क्या बोला, प्राथमिक स्तर की गणित पाठ्यचर्या में सबसे अधिक बल दिया गया है। पहला क्या है, औपचारिक समस्या समाधान पर, दूसरा है जिज्ञासा के पोषण पर, तीसरा क्या है, मौखिक अधिगमन पर, चौथा है उत्पाद अभिमुख अधिगमन पर। देखिए जब भी आप प्राथमिक स्तर गणित की पाठ्यचर्या पर सबसे अधिक अगर आप बल देंगे, देखिए चारों ऑप्शन सही है लेकिन उसका क्या बोला सबसे अधिक बल, इस शब्द को आप पढ़िए तो क्या बोला सबसे अधिक बल किसने देंगे हम, सबसे देंगे पोषण पे, जिज्ञासा के पोषण पे। क्यों, क्योंकि अगर बच्चे कुपोषित रह गए तो आपकी किसी भी पाठ्यचर्या किसी भी गणित की रूपरेखा का तो अस्तित्व नहीं रह पाएगा। इसीलिए जिज्ञासा के पोषण, प्राथमिक स्तर की गणित पाठ्यचर्या में सबसे अधिक बल जिज्ञासा के पोषण स्तर पर दिया गया है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे वस्तुओं, कहानी, समस्याओं, भोजन आदि की खोज पूर्ण आधारित विचारों से अवगत होते हैं और उसके बारे में क्या होते हैं, चिंतन करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति गणित का उत्तम शिक्षक बनना चाहता है, एक उत्तम गणित शिक्षक बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए। देखिए आप अगर गणित के अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप में क्या गुण होना चाहिए। पहला बोल रहा है अल्प समय में समस्याओं को हल करना क्षमता,
दूसरा क्या बोल रहा है, संख्या पद्धति, बीजगणित और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान। तीसरा बोलता है अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु वास्तविक जीवन में जोड़ने की क्षमता। चौथा, केवल गणित के तथ्यों सूत्रों का ज्ञान। देखिए चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और क्या बोला, क्वेश्चन पढ़िए, एक उत्तम गणित शिक्षक बनने के लिए। देखिए ये तो ठीक है कि आपको अल्पसमय समस्याओं को हल करने की क्षमता होनी चाहिए, ये भी सही है। संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति का अच्छा ज्ञान हो चाहिए, बिल्कुल सही है, इसका भी ज्ञान आपको होना जरूरी है। तीसरा क्या बोलता है, अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता, ये सबसे सटीक है। देखिए जब भी आप इस शिक्षक बनेंगे तो आप बच्चों से रटाएंगे नहीं कि लो बच्चों रट लो ये कि 2+2 4 होता है और 2 × 3 6 होता है। आप उनको ऐसे रटा नहीं सकते हैं जब तक आप उसको वास्तविक जीवन से जोड़ के नहीं बताएंगे। तो सबसे सटीक इसमें आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या बोध के विकास के लिए सैबिटाइजेशन एक महत्वपूर्ण पक्ष है, ठीक है। क्या बोला है, सैबिटाइजेशन एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें सैबिटाइजेशन का अर्थ क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आपको एक याद करने की तरह है। मतलब सैबिटाइजेशन का अर्थ क्या है। पहला क्या बोलता है, वस्तुओं की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए समुच्चय वस्तुओं की गिनती। दूसरा तो संप्लाव गिनती, मतलब इसकी गिनती। तीसरा है सामान्य शीघ्रता से देकर एक समुच्चय वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। और चौथा वस्तुओं की मिलती जुलती विशेषताओं के आधार पर भिन्न भिन्न समूह बनाना। देखिए ये एक प्रकार से जो सैबिटाइजेशन का महत्वपूर्ण पक्ष पूछ रहा है आपसे, ये आप जब मैथ पेडागॉजी के पूरे चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे ये मिलेगा। तो यहाँ पे सैबिटाइजेशन का अर्थ होता है कि समानता शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। सैबिटाइजेशन करने के लिए एक सेट में चीज़ों की संख्या को हल को जल्दी से देखकर पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके द्वारा क्या होता है कि शीघ्रता से किसी वस्तु की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। सैबिटाइजेशन का मतलब सीधा सिंपल ये है कि हम किसी चीज़ को देखकर शीघ्रता से उनकी संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया है आपका क्वेश्चन। और हम इस तरह की पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे। हम जितना भी CTET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं हम ये सारे कंप्लीट करेंगे। कृपया आप पूरे सीरीज को देखिए और जहाँ भी आपको डाउट हो वहाँ पे कमेंट में आपसे पूछिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।